हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी हर्ष गुप्ता। और मुझे लगता है आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो, मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे देख चुके हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के अराउंड क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो देखो, आईबीएस जो पेपर रहने वाला है कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कभी बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। लेकिन आपको एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जो रखनी चाहिए वो रखनी ये चाहिए कि जो भी होने वाला है वो सबके लिए होने वाला है। आप कोई अनोखे तो हो नहीं कि अगर डिफिकल्ट है तो आपके लिए, ईजी है तो आपके लिए। सो आपको जब आप उस हॉल में बैठोगे तो घबराना नहीं है आईबीएस से, क्योंकि आईबीएस में सब बस स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो मिलता किसी को कुछ नहीं है। आप देखोगे लोगों को पेजेस टर्न करते हुए, आप फंबल कर सकते हो, आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस फील कर सकते हो उस एनवायरनमेंट में। आपको लगा कि सबको सब कुछ आ रहा है, लेकिन सच बात ये है कि किसी को कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था मेरे अटेम्प्ट में। हमारे अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था एंड मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था। डिप्रेस काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड वर्ड होगा यूज़ करना, मतलब मैं थोड़ा सा टेंस्ड था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि सारे बच्चों के पेजेस टर्न करने की आवाज़ आ रही थी। एंड आई वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि इन सबको मिल रहा है आंसर जो मुझे नहीं मिल पा रहा है। सो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर सच में सभी के लिए डिफिकल्ट था। और उसमें भी आई वाज एबल टू स्कोर एन एग्जामेशन, जो कि बाकी सारे पेपर में भी आई हैड एन एग्जामेशन। सो उसके लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आप क्या-क्या रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। देखो, रिसोर्सेज़ में मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, पाँचों के पाँचों, आप उन्हें इतना अच्छे से कर लो। इसके अलावा स्टॉर्म का बाद में बात करता हूँ। पहले तो पाँचों को इतना अच्छे से तैयारी कर लो, 3 रिविज़न, 4 रिविज़न, कि वो आपके रगों में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आईसीएआई ने पूछा है या ये इलस्ट्रेशन ड्राफ्ट करा है तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पर्टेन करता है। तो फटाफट आपने वो पेजेस खोले और आपने अकॉर्डिंगली उसको ढूंढ लिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि स्पॉम का क्या करना है, तो स्पॉम के लिए देखो, आपको जो वो 1 डेढ़ दिन मिलने वाला है ना, आपके लिए वो रेलिवेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप शुभम सिंगल सर की वीडियो देख सकते हो इसके लिए। या फिर आप कॉस्टिंग के लिए, कॉस्टिंग का तो किसी ने नहीं बता रखा है सेट, बट आप शुभम सिंगल सर का लॉ के लिए वीडियो देख सकते हो। उन्होंने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस मार्क, टॉपिक्स मार्क कराए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आईपीएस के पेपर के लिए लॉ में। इसके अलावा जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे होते हैं, आप उसको देख सकते हो। वो इसलिए आपको याद नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। वो इसलिए ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सारे क्वेश्चंस देखकर चलने हैं। इसके अलावा लॉ में भी आप अगर क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लोगे तो बेटर है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं भी गो थ्रू करते तो भी चलेगा, आप एटलीस्ट टॉपिक सारे गो थ्रू कर लो। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें तो अच्छे से गो थ्रू कर ही लेना, सारे नहीं भी कर पाते तो। ये तो रही बात। अब बात करते हैं कि मटेरियल क्या रेफर करें एसपीओएम के लिए आईबीएस में। मैं बताता हूँ, मैंने हर्ष गुप्ता सर की समरी बुक आती है, वो रेफर करी थी। मोर देन इनफ मुझे लगी थी कि मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर थे उससे बन गए थे। मटेरियल भी आप लेकर जाना सेफ्टी के लिए, लेकिन मेरे तो काम नहीं आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग के लिए, सो कॉस्टिंग के लिए मैं आईसीएआई का मटेरियल लेकर गया था और उसी से मेरी बात बन गई थी। मतलब क्वेश्चंस जो आए थे एज इट इज वहीं से पूछे गए थे, मटेरियल कॉस्टिंग के अराउंड या लीवर कॉस्टिंग के अराउंड पूछा गया था। तो मैंने इजीली उसको आइडेंटिफाई करके वो एज इट इज मेरे को क्वेश्चन मिल गया था एंड आई वाज एबल टू कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम देयर। थोड़े से फिगर्स चेंज थे बस। अब बात आती है कि आपको पेपर को हैंडल कैसे करना है। देखो, मेरे दिमाग में ना एक अप्रोच सेट थी। अप्रोच क्या थी कि अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने जाता हूँ, मतलब व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईबीएस, ये मैंने रियलाइज करा था कि आईबीएस में आप कोई ना कोई कोई भी केस स्टडी सेलेक्ट करते हो, चार टॉप 4 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा होगा, यानी कि एक पार्ट होगा ए बी सी में से जो आपको नहीं आएगा। तो मैंने ये फ़ील करा कि मुझे फिर वहाँ पर एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मुझे एक ना एक पार्ट तो मिस होने ही वाला है हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और जब एक पार्ट मिस होने वाला है और अगर दूसरा पार्ट 19-20 गलत हो गया है, आधा गलत हो गया, तो वहाँ नंबर कट रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे अपने टॉप 4 केस स्टडी ना डिसाइड करके, मैं एमसीक्यूज़ के बेसिस पे अपने टॉप 4 केस स्टडीज़ डिसाइड करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ अकेले मुझे पास कराने का दम रखते हैं आईबीएस के एग्जाम्स में। तो 40 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आते हैं, तो मेरा ये माइंडसेट था कि मैं 40 मार्क्स के एमसीक्यूज में 30 प्लस टारगेट करूंगा। फॉर एग्जांपल, अब 50 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज हैं, तो मैं सारे सॉल्व कर लूंगा रफली। और अगर मुझे लगेगा कि 2 केस स्टडी थोड़े से डिफिकल्ट एमसीक्यू है तो मैं लास्ट के लिए बचा लूंगा।
अब इन 2 केस स्टडीज़ में से जिसकी मुझे थोड़ी ईज़ी लगेंगे या जिसमें मुझे लगेगा एक्यूरेसी लेवल मेरा ज़्यादा रहने वाला है, तो मैं वो वाला पहले अटेम्प्ट करूँगा। फिर उसके बाद थ लास्ट वाला या तो बच जाएगा, अटेम्प्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ आएगा, एक रियलाइज़ेशन होगा, ये एक फ़ील आएगी अंदर से कि इन 5 केस स्टडीज़ में से मेरे 4 केस स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ कौन से ऐसे हैं जो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं। बस आपको वही रखने हैं अपने एमसीक्यू सँभाल कर और उसी के बेसिस पर आपको केस स्टडी भी आगे सॉल्व करनी है। सो यहाँ से आपका फ़िल्टरिंग भी हो गया, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के चांसेस भी बढ़ गए और आप पहले एमसीक्यू इसलिए कर लो, आईबीएस के पेपर में वैसे आप एमसीक्यूज़ करो या सब्जेक्टिव करो, उसकी सबकी एक अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आईबीएस का पेपर 4 घंटे का होता है और हम ना इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाते हैं देख-देख के लिखने के चक्कर में। तो हम सोचते हैं कि एमसीक्यूज़ ही तो है, लास्ट में आधे घंटे में कर लेंगे, यूजुअली सबके साथ होता है। बट आईबीएस के एमसीक्यूज़ कभी-कभी लेंदी हो जाते हैं। और आईबीएस के एमसीक्यूज़ में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि भले ही आप एज़ इट इज़ देख के कर दो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छे से अच्छी आनी चाहिए अंटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा अनोखा आ गया जो आपको मिल ही नहीं रहा है बुक में। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ में आप गलती कर रहे हो तो फिर आपके नंबर कटते चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एमसीक्यूज़ में 40 में से 30, 25 प्लस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जो फ्री माइंड से स्टार्टिंग में उसको करते हो, तो आपके 25 प्लस या 30 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपने उसको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में कर लिया, वो आप कर भी लोगे। लेकिन अगर आप इसको बाद के लिए रखोगे तो एक तो गलतियाँ बढ़ जाएँगी, एक्यूरेसी लेवल आपका डाउन हो जाएगा और आप पैनिक कर जाओगे और शायद ढंग से कर भी ना पाओगे, तो नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद जब सब्जेक्टिव करो तो सब्जेक्टिव को कैसे अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव के लिए आप एफआर, एएफएम जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखो, आपने मार्क कर लिया, जब आप पेपर रीड करोगे तो आप वहीं पे मार्क कर लो कि ऑडिट के ये हैं, एफआर के ये हैं, एएफएम के ये हैं। तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाओ और ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिंग छोड़ने की ज़रूरत है कि आपने पहले ऑडिट के क्वेश्चंस करे। मान लो क्वेश्चन 1 ए ऑडिट, एफआर, एएफएम है तो आपने ऑडिट का करा क्वेश्चन, एफआर एंड एएफएम के लिए स्पेस छोड़ा नहीं, आपको ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑडिट के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन 1 ए ऑडिट का है, क्वेश्चन 2 बी ऑडिट का है, 3 सी ऑडिट का है, 4th में है ही नहीं कुछ ऑडिट का और इसी तरह से आप लाइन बाय लाइन ऑडिट के करते चले गए, खत्म। आपने ऑडिट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। इसी तरह से आपने एफआर के क्वेश्चंस कंप्लीट करे और फिर आपने एएफएम के। बट अगर आप इस सीक्वेंस में कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक नए पेज से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। एकदम सेंटर में लिख रहे हो क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 2 बी, क्वेश्चन 3 सी, तो आपने वो कंप्लीट करा और आपको ऑडिट डन। देन आप एफआर उठाओ, एएफएम उठाओ और इसी तरीके से आपका पेपर जो है एफिशिएंटली, टाइमली कंप्लीट होगा और आपको आईबीएस से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जो बड़ी-बड़ी केस स्टडीज़ आती हैं, वो आपको देखकर चलनी है, थोड़ी बहुत सॉल्व करके चलनी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप सारी केस स्टडी सॉल्व करके जा रहे हो। आप इस बेसिस पे जा रहे हो कि केस स्टडीज़ रिपीट हो सकती है। वैसे तो रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं और अगर रिपीट होते भी हैं, मान लो अगर हो गए, सो 20-25 नंबर के चक्कर में जो आपको एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो 25 में से 10 तो आप वैसे ही बना लोगे और जो 15 नंबर हैं उसमें से भी 5 आप बना लोगे। सो आप जो बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहे हो ना बड़ी बड़ी केस स्टडी सॉल्व करके, वो 10 नंबर के लिए मार रहे हो। अब आप ये सोचो क्या वो वर्थ इट है, आपके पास इतना टाइम है, या फिर आप एक सिंपली केस स्टडी को इस माइंडसेट से सॉल्व करो कि हाँ मुझे समझ में आना चाहिए पेपर को सॉल्व कैसे करना है, मैं केस स्टडीज जो सॉल्व कर रहा हूँ 2-3 मैंने मॉक दिए लगातार, क्योंकि इसमें ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं डायरेक्टली 1.5 दिन की छुट्टी, जो हम 1.5 दिन में एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसी माइंडसेट के साथ इसका मॉक देने भी बैठ सकता हूँ। सो आपको उसी माइंडसेट के साथ पूरी फ़ील लेके इसका मॉक देने बैठना है और हो सकता है आप 4 घंटे की जगह साढ़े 4 घंटे लगा दो फ़ील में। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम बाउंड मैनर में इसको भी इज़्ज़त से 4 घंटे में ख़त्म कर देना है। ओपन बुक है, तो कोई गद्दारी नहीं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा है, बस यही है कि एग्ज़ाम हॉल में आप थोड़ा-सा घबराओगे जब पेजेज़ पलटने की आवाज़ आएगी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ता और आईबीएस का पेपर जो है आपका बहुत स्कोरिंग रहने वाला है, अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से उसको अटेम्प्ट करते हो तो। बाकी तो और ऐसे रेलेवेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको मेरा काम अक्रॉस ऑल द प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छा लग रहा है, तो वो भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।